वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम स्टार्ट किया था और उसमें हमने पेक्टोरल गर्डल एंड फोर लिम्स को डिटेल में स्टडी कर लिया था। नाउ टुडे वी विल कंटिन्यू विद द अपेंडिकुलर सिस्टम एंड वील टॉक अबाउट फर्स्ट द पेल्विक गर्डल, देन द हाइंड लिम्स, और फिर जैसा कि हमने पिछले क्लास में एक स्टोरी के फॉर्म में पूरा अरेंजमेंट पढ़ा था अपर बॉडी का, उसी तरह से हम सारे जॉइंट्स का अरेंजमेंट एक स्टोरी के फॉर्म में वील रीड अबाउट इट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल में देर आर टू पेल्विक गर्डल, one half and one half, and they both will join to form the full pelvic girdle. One half. Each half हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स, एक पेक्टोरल गर्डल में टू बोन्स है, एक क्लैविकल एक स्कैपुला, ऐसे एक क्लैविकल एक स्कैपुला। पर पेल्विक गर्डल में एक पेल्विक गर्डल में एक बोन है और एक पेल्विक गर्डल में एक बोन है। दैट मीन्स टोटल टू बोन्स है। सो टू पेल्विक गर्डल्स हैव टू बोन्स। वी कैन राइट ईच pelvic girdle has one bone, जबकि each pectoral girdle has two bones. So each pelvic girdle has one bone. So total will be 1 into 2. We can write एक में एक है, दोनों में मिलाकर 2 हो जाएंगे। Alright? इस bone को कहते हैं स्टूडेंट्स coxal bone या innominate bone. Innominate का मतलब होता है unknown. So coxal और innominate bone. एक तरफ एक कॉक्सल बोन, एक तरफ दूसरी कॉक्सल बोन, दैट मीन्स देयर विल बी टू कॉक्सल बोन्स। सो नाउ वी कैन राइट देयर विल बी टोटल टू कॉक्सल बोन्स। ये एक साइड की बात कर रहे हैं हम। हर कॉक्सल बोन जो है वो तीन बोन्स के फ्यूजन से बनी है। सो द नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट ईच कॉक्सल बोन is made up of 3 bones इनके फ्यूजन से। What are these 3 bones? ये तीनों नाम रटे होने चाहिए, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। स्टूडेंट्स यहाँ इलियम की स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इलियम हमने स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट भी पढ़ा है, डिओडिनम, जेजुनम, इलियम। वहां पर इलियम की स्पेलिंग ILEUM होती है, यहाँ पर ILIUM होती है। सो इलियम, देन इस्चियम and then there is pubis. अब आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा ये किस तरह से है। ये एक बोन है, इसमें इस तरह से बटरफ्लाई शेप की बड़ी सी बोन है जो हमारे बैक हिप जॉइंट का पीछे का पार्ट बना रहा है, पूरा इस तरह से पीछे से आगे तक कवर्ड है ऐसा। दिस इज इलियम, दिस इज द लार्जेस्ट। नीचे की तरफ 2 बोन्स हैं, एक पीछे और एक आगे। ये जो इलियम है ये तो पीछे से लेके आगे तक पूरा है और पीछे ये सैक्रम से अटैच है। ऑलराइट, सो दिस इज द सैक्रम। सपोज यहां से ये पूरी ऐसे निकली इलियम, और इलियम के नीचे 2 बोन्स हैं, पीछे की तरफ इस्चियम है, आगे की तरफ प्यूबिस है। एक प्यूबिस इधर की, एक प्यूबिस इधर की, ये फ्रंट में है। सो इट इज समथिंग लाइक दिस। सपोज ये बैक की बात करें, ये सैक्रम है, ट्राइंगल शेप, दिस इज सैक्रम। ये सैक्रम से एक बड़ी सी बोन अटैच है, इधर भी बड़ी सी बोन अटैच है। दिस इज इलियम ऑन बोथ साइड्स। इस इलियम से अटैच है इस तरह से बोन लाइक दिस। ये बैक वाली जो है ये इस्चियम है, पोस्टीरियर, एंड फ्रंट वाली जो है दिस इज प्यूबिस, एंटीरियर। इसी तरह से यहाँ पे भी इलियम एंड देन हियर दिस इज इलियम, दिस इज इस्चियम and this is pubis. It is something like this. This is the back, sacrum. ये आई पूरी, ये सपोज sacrum, पूरी इलियम, और फ्रंट में नीचे की तरफ प्यूबिस। दोनों साइड की प्यूबिस आपस में ज्वाइन होती है। आप समझिएगा, अगर ये दोनों बोन्स ज्वाइन हो जाएंगी तो जब डिलीवरी होगी, जब फीटस विल कम आउट ऑफ द मदर्स बॉडी, मदर्स यूट्रस, तब हम क्या चाहते हैं कि ये ओपनिंग थोड़ी वाइड हो जाए। तो यहाँ पर इन दोनों प्यूबिस के बीच में एक कार्टिलेज प्रेजेंट होती है जो वाइट फाइब्रस कार्टिलेज है। ये येलो नहीं है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं कॉज करती, स्लाइट मूवमेंट कॉज करवाती है ताकि ये थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड हो जाए। ये होल जो बीच में है, ये जो बीच में पूरा होल है, ये बढ़ जाए और बेबी इसमें से बाहर आ सके। ये जो
कार्टिलेज यहाँ प्रेजेंट है, ये जो जॉइंट है फ्रंट में, ये फ्रंट की तरफ, दिस जॉइंट, दिस इज कॉल्ड प्यूबिक सिम्फाइसिस. सिम्फाइसिस का मतलब ज्वाइन कर रहा है ये दो प्यूबिस को, सो दिस इज प्यूबिक सिम्फाइसिस. So now if we have to write important questions, ilium is the largest one out of these three. This is posterior, lower and posterior, and this is lower and anterior. Next is the pubic symphysis. Pubic symphysis क्या है students? ये cartilage present है जो दोनों pubic bones को, एक तरफ की और दूसरी तरफ की pubic bones को जोड़ रहा है. और ये कैसा कार्टिलेज है? इट इज द वाइड फाइब्रस टाइप ऑफ कार्टिलेज. दैट मीन्स देर आर मोर ऑफ कोलाजन एंड लेस ऑफ इलास्टिन फाइबर्स. सो इट जॉइंस टू प्यूबिस एंटीरियरली, फ्रंट की तरफ. पीछे तो सैक्रम है, ये तो फिक्स पार्ट रहता है. आगे की तरफ का पेल्विस ही थोड़ा सा वाइड होता है और बेबी फिर बाहर आ जाता है, डिलीवर हो जाता है. Anteriorly, this is important. Then it joins pubis. This is another question. And this is made of, another question, wide fibrous cartilage. Next question. Then इसका role in delivery of fetus. Delivery of fetus. ये जो पेल्विक कैविटी है स्टूडेंट्स, ये फीमेल्स में वाइडर होती है, ब्रॉडर होती है, क्योंकि उनमें डिलीवरी होनी है. सो वी कैन जस्ट राइट दैट द पेल्विक कैविटी, दैट मीन्स ये दोनों, ये एक बोन है, अब ये एक बोन है, ये दोनों बोन्स, ये पीछे सैक्रम से अटैच है, फ्रंट में प्यूबिक सिम्फाइसिस है, बीच में जो पूरा छेद है, पूरी खाली जगह है जहाँ से डिलीवरी होनी है, इस पूरी खाली जगह को पेल्विक कैविटी बोलते हैं. सो पेल्विक कैविटी इज wider or broader in females. And why this is so? Because they have to undergo delivery process. So this is the pelvic girdle. Total there are 2 bones. Each bone is made up of 3 bones: ilium, ischium and pubis. Now this is forming the main hip part. Now let's talk about the hind bones. Hind bones जिन्हें हम normally leg bones कह रहे हैं, they are hind limbs. टेक्निकली मैंने आपको बताया था एक पैर में टोटल 30 बोन्स हैं, सेम हाथ की तरह. सो टोटल देयर विल बी 30 into 2, दैट इज 60 बोन्स विल बी देयर. ऑल राइट, हम एक हाइंड लिम्ब की बात करते हैं. लेट्स टेक ईच हाइंड लिम्ब. यहां पे स्टूडेंट इसको पढ़ने के पहले हमें पेल्विक गर्डल के 2 और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने होंगे. सो आई एम जस्ट टेकिंग यू बैक. 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं? एक, जहां पर ये इलियम और इस्चियम ज्वाइन होते हैं, ये दोनों नीचे वाले पार्ट हैं, पीछे और आगे, यहां पर ये ज्वाइन होते हैं, वहां पर एक फोरामेन होता है, एक छेद होता है बड़ा सा, लाइक दिस. इसे कहते हैं ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन. सो लेट्स जस्ट राइट हियर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन पेल्विक गर्डल में प्रेजेंट है. वेरी इंपॉर्टेंट. कहाँ प्रेजेंट है ये? फोरामेन मतलब एक छेद है, एक होल है, इस्चियम और प्यूबिस के जंक्शन पे. सो इट इज प्रेजेंट एट जंक्शन ऑफ, और वी कैन से इट इज प्रेजेंट बिटवीन इस्चियम एंड प्यूबिस. ये इसलिए इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स क्योंकि ये पूरी बॉडी में जितने भी फोरामेन है उसमें से लार्जेस्ट फोरामेन है. सो दिस इज लार्जेस्ट फोरामेन ऑफ बॉडी. इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन. हमने स्कल का लार्जेस्ट फोरामेन पढ़ा था, फोरामेन मैग्नम, बट ये उससे भी बड़ा है, ये बॉडी का लार्जेस्ट है. यहां पर एक और स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स. जब ये इलियम ऊपर से आ रही है, आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा, लाइक दिस, पूरी बटरफ्लाई की तरह ऐसे, नीचे इस्चियम है और फ्रंट से प्यूबिस है. ये तीनों बोन्स जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पर इनमें एक गड्ढा जैसा बनता है, एक डिप्रेशन बनता है, कैविटी बनती है, जिसे एसिटाबुलम कहते हैं. इसी के अंदर
दोनों साइड की जो थाई बोन्स हैं उनमें हेड होता है जो आकर फिक्स हो जाता है। यहां पर कहीं पर वो होगा इस तरह से। अभी हम इसे देख नहीं सकते हैं क्योंकि एक्चुअली हमने 2D डायग्राम बनाया है, बट हम 3D की बात कर रहे हैं। 3D मीन्स इस्चियम इज बैक, प्यूबिस इज इन फ्रंट और इलियम पूरा इनके ऊपर है। इनके जंक्शन पर एक कैविटी, एक गड्ढा, एक फोसा है एंड दैट इज कॉल्ड एसिटाबुलम और एसिटाबुलर कैविटी। सो एसिटाबुलम कहां पर प्रेजेंट है स्टूडेंट्स? एट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन आता है, एट जंक्शन ऑफ ऑल द 3 बोन्स, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। दैट मीन्स एक साइड पर एक एसिटाबुलम होगा और एक साइड पर एक एसिटाबुलम होगा। और ये जो एसिटाबुलम है, यहाँ पर फीमर जो हमारी थाई बोन है उसका हेड, उसमें गोल सा राउंड स्ट्रक्चर है, ये इस तरह से गड्ढा है इस तरफ और ये हेड है, ये आकर इसमें ज्वाइन हो जाएगा और यही हमारा हिप जॉइंट बनाता है। सो एसिटाबुलम फिट्स हेड ऑफ फीमर एंड दिस फॉर्म्स हिप जॉइंट। स्टूडेंट्स बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा शोल्डर जॉइंट भी ऐसे ही बना था, वहाँ पर ह्यूमरस आर्म बोन का हेड था और स्कैपुला में कैविटी थी जिसे हमने ग्लिनॉइड कैविटी कहा था। यहाँ पर आकर ये हेड फिट हो गया था और ये हमारा शोल्डर जॉइंट बना था। ऐसे ही लोअर पोर्शन में ये एसिटाबुलम है और ये फीमर का हेड है, ये इस तरह से अटैच होके राइट साइड का बना रहा है। लेफ्ट में इस तरह से इस तरफ है ये बाहर की तरफ और यहाँ फीमर लगी हुई है, ये इसका हेड है, ये हमारा लेफ्ट हिप जॉइंट बनाएगा। सो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स कम बैक। इफ यू टॉक अबाउट हाइंड लिम्ब में कैसे हैं स्टूडेंट्स? पहले है थाई बोन और थाई बोन को कहते हैं फीमर। दिस इज 1 in number ऑन ईच साइड। किस तरह से होगी ये? इट इज द लॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, हेवीएस्ट बोन ऑफ द बॉडी। इट इज समथिंग लाइक दिस, ऐसे लंबी सी, नीचे इसके ऐसे कॉन्डाइल्स होते हैं, उभार होते हैं। सो दिस इज द हेड। यहां पर एसिटाबुलर कैविटी होगी स्टूडेंट, ये हिप बोन होगी पूरी। इट फिट्स इनटू दिस एसिटाबुलर कैविटी। ये इसकी शैफ्ट है, ये इसके कॉन्डाइल्स हैं, दीज आर द कॉन्डाइल्स। और नीचे इसके क्या है? शैंक बोन्स। शैंक मतलब नी से लेकर एंकल तक का जो रीजन है उसे शैंक बोलते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव द शैंक बोन्स। Shank bones are 2. One is tibia and one is fibula. So there is 1 tibia and 1 fibula. That means they are total 2 in number. Shank bones. Suppose इसमें से जो बाहर की तरफ thick bone है, that is tibia, and then there is a thin bone, that is the fibula. So this medial is the अंदर की तरफ है ये. This is tibia bone. लाइक दिस, और इस टीबिया से अटैच है दिस फिब्यूला बोन, पतली सी थिन बोन। सो दिस इज टीबिया एंड दिस इज फिब्यूला। इसका नाम ही फिब्यूला है। फिब्यूला मतलब फीबल, पतली सी लंबी सी बोन है और बीच में इनके पटेला बोन है, दैट इज द नी बोन, पटेला, जिसे हम नी बोन कहते हैं। दिस इज द फीमर, थाई बोन। ऑलराइट, so next is the knee bone and knee bone is called patella and this is also 1 in number. Then thigh हो गया, knee हो गया, shank हो गया। अब ankle bones. Now students अगर आपको याद हो, wrist में कितनी थी? 8, ankle में होती है 7। wrist में इन्हें कहते हैं carpals, ankle में इन्हें कहते हैं tarsals. So ankle bones, they are called tarsals and they are 7 in number. ये कार्पल से बड़ी होंगी, कार्पल से छोटी छोटी होती है। एंकल बोन्स हैव टू बी लार्जर एंड स्ट्रॉन्गर क्योंकि पूरी बॉडी का वेट एंकल पे ही पड़ता है। देन जैसे यहाँ पर मेटाकार्पल्स थी, ऐसे ही जो हमारा फुट है, सोल, उसमें भी 5 बोन्स होंगी। सो इट इज द सोल बोन्स,
दे आर कॉल्ड, यहाँ मेटाकार्पल कहते हैं, इधर पे हम मेटाटार्सल्स कहेंगे, ये भी 5 होंगे। सो 5 मेटाटार्सल्स। एंड देन ये फैलेंजेस थे जो डिजिट्स में थे, ऐसे ही पैरों की उंगलियों में जो बोन्स हैं, अगेन डिजिट बोन्स, दे विल बी, वहाँ पर भी इन्हें हम फैलेंजेस ही कहेंगे, दोनों जगह, हैंड्स में, लेग्स में। अगेन 2 थंब में होंगी, जो टो है, ग्रेट टो, पैर का अंगूठे को ग्रेट टो कहते हैं, पैर की उंगलियों को फिंगर्स नहीं कहते, टोज कहते हैं। सो 3 3 3 3 चारों टोज में और 2 इन द ग्रेट टो। सो अगेन 14, दैट इज 2 + 3 + 3 + 3 + 3. This 2 is in the great toe. This is in the great toe. All right. So these are the limbs. अगर हम total count करें, these are the bones. 1 + 2, 3 + 1, 4, 4 + 7, 11, 11 + 5, 16, 16 + 14, 30. So each limb has total 30 bones. अगर आप देखें तो हमारी आर्म बोन भी 1 थी, फोर आर्म बोन 2 थी, ये तो सेम चल रहा है। फैलेंजेस 14 थे, मेटाकार्पल मेटाटार्सल्स दोनों ही 5 5 हैं। डिफरेंस यहाँ आ गया, हैंड्स में, 4 लिम्स में क्या था, 8 कार्पल्स थी, यहाँ पर 7 टार्सल्स हो गई और 1 पटेला हो गई। इस तरह से ये रीअरेंजमेंट हो गया। You note this down and then we'll talk about the important structures of these bones. So now students, let's try to understand the important features of all the bones जिन पे questions पूछते हैं, जो हमें हमारे लेवल पे पता होने चाहिए। So सबसे पहले we'll talk about femur, which is the thigh bone. First most important question जो इस पे आता है, it is the largest, strongest, heaviest bone of the body. So डायरेक्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट, हेवीएस्ट, लॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, हेवी है तो स्ट्रॉन्ग होगी, बोन ऑफ बॉडी। पूरी बॉडी की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, सिर्फ फेस की बात करें तो लोअर जॉ, मैंडिबल, बट फुल बॉडी में दिस इज। जनरली जो क्वेश्चन आता है वो लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट पे आता है। नाउ मेन जो पॉइंट है इसमें वो ये है कि फीमर का हेड एसिटाबुलम के साथ आर्टिकुलेट करके हिप जॉइंट बनाएगा। सो इट हैज अ हेड एंड दिस आर्टिकुलेट्स विथ एसिटाबुलम फॉर्म्स हिप जॉइंट। ये मेन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। शोल्डर जॉइंट ह्यूमरस और स्कैपुला बना रही है और हिप जॉइंट जो है वो फीमर और पेल्विक गर्डल मिलकर बना रहा है। और नीचे ये नी के साथ और प्लस टिबिया के साथ मिलकर नी जॉइंट बनाएगा। सो लोअर एंड जो है इट फॉर्म्स नी जॉइंट। किस किस के साथ मिलके, विथ पटेला विच इज द नी बोन एंड टिबिया। फिबुला पार्टिसिपेट नहीं करती है नी जॉइंट में, दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट इज टिबिया एंड फिबुला। बहुत सिंपल है, याद रखना, फिबुला नाम ही फीबल से लिया है। दिस इज 1 and 1। हम एक पैर की बात कर रहे हैं, एक हाइंड लिम्ब की। फीबल, फीबल मतलब दुबली पतली। सो दिस इज थिनर, पतली है तो लंबी होगी, लॉन्गर, एंड दिस इज प्रेजेंट ऑन द आउटर साइड। सो दिस इज द, वी कैन से थिनर, फीबल है, लंबी है तो पतली है तो लंबी है, लॉन्गर, एंड दिस इज द लेटरल बोन ऑफ द शैंक रीजन। नाउ टिबिया जो है ऑपोजिट हो जाएगा, थिक है, थोड़ी मोटी है। सो दिस इज थिकर एंड डेफिनेटली थोड़ी छोटी हो जाएगी, शॉर्टर, एंड मीडियल बोन है ये स्टूडेंट्स। इसमें मेन ये थिन वाला क्वेश्चन आता है और इस पे इधर ये मीडियल क्वेश्चन आता है। आप अगर अपनी नी के नीचे एक्सक्यूज मी, नी के नीचे अगर आप हाथ लगाएं, नीचे जाते जाएं, तो एक हड्डी सी फील होती है सेंटर में, वो इसी टीबिया का ही उभार होता है। फिबुला तो बिल्कुल पतली सी होती है साइड में, ये टीबिया ही जो है फीमर के साथ और पटेला के साथ अटैच होकर नी जॉइंट बनाती है। देन द नेक्स्ट इज पटेला।
विच इज द नी बोन. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पटेला पे आता है, जो हम एनिमल टिश्यू में भी पढ़ चुके हैं, दैट दिस इज अ सिसेमॉइड बोन. एंड सिसेमॉइड बोन मीन्स इट फॉर्म्स बाय ऑसिफिकेशन ऑफ टेंडन. वी हैव ऑलरेडी रिटन दिस. ये टेंडन के ऑसिफिकेशन से बनती है. दिस इज द सिसेमॉइड बोन, patella. And then there will be 7 tarsals, 5 metatarsals and 14 phalanges. So in total there will be this 30 bones in each hind limb, and both hind limbs will be connected with both pelvic girdles, and each half of the pelvic girdle is attached posteriorly to the sacrum, and anteriorly both the pubis joins with the help of cartilage which is called pubic symphysis. So this is all about the pectoral girdle and the hind limbs. इस तरह से स्टूडेंट्स हमने देखा कि पूरा ह्यूमन स्केलेटन में सेंट्रल एक्सियल स्केलेटन में टोटल 80 बोन्स हैं और अपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल 126 बोन्स हैं. 4 बोन्स इन पेक्टोरल गर्डल, 30 यानी 60 बोन्स इन बोथ लिम्स, 4 limbs, 60 bones in both hind limbs and 2 bones in the pelvic girdle, total 126 bones. So 126 plus 80, that is 206 bones we have. Now all these bones are connected to each other by joints. So now we will take up the types of joints. Please note this down. So students, we have seen the entire human skeleton, all the 206 bones, where they are arranged. Now we will try to understand how these bones are attached or joined to each other. So now we will talk about the types of joints. Joints means connections between bones, जिन्हें हम नॉर्मल लैंग्वेज में जोड़ बोलते हैं. Now this is a very very important topic. डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. हम एक स्टोरी भी पढ़ के सारे जॉइंट्स को एक साथ लर्न कर लेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, हमारे बॉडी में बेसिकली 3 टाइप के जॉइंट्स होते हैं. कुछ जगह पर, कुछ प्लेसेस पे, कुछ बोन्स के बीच में हम कोई मूवमेंट नहीं चाहते. जैसे हमारे जो दांत हैं, टीथ, वो सॉकेट के अंदर फिक्स हैं. डू यू वांट देम टू मूव? अगर वो मूव करेंगे तो इट विल बी अ प्रॉब्लम. सो वहाँ पर हमें ऐसा जॉइंट चाहिए जो उन्हें अच्छे से जोड़ के रखे, यानी इमूवेबल जॉइंट चाहिए. इसी तरह से जो हमारी क्रेनियम की बोन्स हमने पढ़ा था, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सिपिटल, इनके बीच में भी जॉइंट्स हैं, पर वो जॉइंट्स भी कैसे होने चाहिए? टोटली इमोबाइल. आप इमेजिन करिए, अगर आपकी क्रेनियम की स्कल्स मूव करने लगे, क्रेनियम की बोन्स मूव करने लगे तो क्या होगा? इट इज अनइमेजिनेबल. सो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स. द फर्स्ट इज immovable joints. Immovable. और ये जो जॉइंट्स हैं, इनमें बहुत ज़्यादा इमोबाइल हैं. दैट मीन्स बहुत ज़्यादा बीच में इनके कोलाजन फाइबर्स भरा हुआ है, और कोलाजन फाइबर जो है वो फाइब्रस होता है. सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड फाइब्रस जॉइंट्स. They have lot of collagen fiber, and we want that. Collagen fiber gives strength, rigidity, so that they will not move. इनका एक और नाम है students, they are also called synarthrosis. आर्थ्रो वर्ड जॉइंट के लिए यूज करते हैं. They are synarthrosis. ये एक दूसरे से चिपके हुए हैं बोन्स इस जॉइंट के थ्रू. So these are the 3 names. We should know all the 3 names. Examples बहुत important है. 2 एग्जाम्पल्स हमें पढ़ने हैं. एक तो जो क्रेनियम की बोन्स के बीच में जॉइंट होता है, उसे सूचर्स कहते हैं, उन जॉइंट्स को. सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज सूचर्स इन स्कल बोन्स, और वी कैन राइट क्रेनियम बोन्स. फेस की बोन्स के बीच में भी होता है. सिर्फ एक ये जॉ वाली जो बोन है, लोअर जॉ, यहाँ पे मूवमेंट है. बाकी थोड़ा बहुत मूवमेंट ईयर बोन्स में भी होता है. But otherwise, if we talk face bones, cranium bones, hyoid bone, there is no movement. So first is the sutures. First example, direct example है, कई बार पूछा गया है. And second, teeth in jaws. जो teeth धसे हुए हैं jaws में, that is also an immobile or immovable joint. Now the second type.
कुछ प्लेसेस ऐसी हैं जहां स्टूडेंट्स हम बहुत ज़्यादा मूवमेंट तो नहीं चाहते हैं, एल्बो की तरह, शोल्डर की तरह, बट हम बिल्कुल इमोबाइल भी नहीं चाहते। जैसे हमारी दो वर्टिब्रे के बीच में जो जॉइंट है, इंटरवर्टिब्रल जॉइंट, जहाँ पे डिस्क प्रेजेंट है, कार्टिलेज प्रेजेंट है, अगर वर्टिब्रा बिल्कुल फिक्स हो गई तो जब आप मूव करेंगे तो क्या होगा, वो तो टूट जाएगी, दे विल ब्रेक। सो वी वांट मूवमेंट, बट हम ऐसा भी नहीं चाहते कि वो इस तरह से मूव करें, वी वांट स्लाइट मूवमेंट, सो दे आर कॉल्ड स्लाइटली मूवेबल और यानी ये किसकी बने हैं, ये बेसिकली कार्टिलेज के बने हुए हैं, और वो भी कैसी कार्टिलेज, वाइट फाइब्रस कार्टिलेज है, कोलेजन है काफ़ी ज़्यादा क्योंकि हम ज़्यादा मूवमेंट नहीं चाहते, बट थोड़ा इलास्टिन भी है उसमें, सो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि कार्टिलेजिनस जॉइंट है तो वाइट फाइब्रस के ही, कोलेजन ही ज़्यादा है लेकिन थोड़ा इलास्टिन भी है। इनका एक और नाम है स्टूडेंट्स, इन्हें एम्फी आर्थ्रोसिस भी कहते हैं, आर्थ्रोसिस, क्योंकि ये बीच के हैं, एम्फी, इमोबाइल की, एक्चुअली थोड़ा इमोबाइल भी है थोड़ा मोबाइल भी है, सो दे आर एम्फी आर्थ्रोसिस। टिपिकल 2 एग्जाम्पल, सालों से क्वेश्चंस आ रहे हैं। फर्स्ट इज इंटरवर्टिब्रल जॉइंट, दैट इज बिटवीन 2 वर्टिब्रे, एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस जो अभी हमने पढ़ा था, वहां भी हमें स्लाइट मूवमेंट चाहिए, सो प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इन दोनों में ही वाइट फाइब्रस कार्टिलेज के बने हैं, ये वाइट फाइब्रस कार्टिलेज, दिस इज प्रेजेंट। हम ऑलरेडी इंडिविजुअली भी ये पॉइंट ऑलरेडी लिख चुके हैं। These are the 2 types. Now we'll talk about the third type. And third type is the freely movable joints. जहाँ पे हम total movement चाहते हैं, तभी हम move कर पाएंगे, हम locomotion show कर पाएंगे, हमारे hip joint, knee joint, ankle joint, elbow joint, wrist joint, shoulder joints. These all are freely movable joints. So freely movable, और इनका एक और नाम होता है स्टूडेंट्स, इन्हें साइनोवियल जॉइंट कहते हैं, अभी हम पढ़ेंगे कैसे। इनका एक और नाम होता है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड डायआर्थ्रोसिस। सो दीज आर द 3 नेम्स विच आर गिवन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऑल राइट, साइनोवियल जॉइंट, फ्रीली मूवेबल जॉइंट और डायआर्थ्रोसिस। अब इनमें क्या होता है समझिएगा। सपोज ये एक बोन है, एनी, लेट अस सपोज दिस इज अ फीमर या दिस इज ह्यूमरस, कोई भी बोन, और मान लीजिए ये नीचे भी एक बोन है जिससे ये आर्टिकुलेट करेगी, दिस इज अपर बोन, दिस इज लोअर बोन, इनके बीच में हम जॉइंट की बात कर रहे हैं। अब हम जानते हैं, हमने पढ़ा है कि बोन के जो एंड्स हैं वहाँ पर कार्टिलेज रहती है, एंड दिस इज कॉल्ड आर्टिकुलर कार्टिलेज, क्योंकि अगर 2 बोन्स आपस में जॉइंट करें तो फ्रिक्शन होगा। इस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, मूवमेंट को स्मूथ करने के लिए इनके बीच में एंड्स पे कार्टिलेज होती है, एंड दैट इज कॉल्ड, लेट मी राइट हियर, आर्टिकुलर कार्टिलेज, क्योंकि वो इन्हें आर्टिकुलेटिंग एंड्स पर प्रेजेंट है, जो जॉइनिंग एंड्स हैं। सो दिस इज आर्टिकुलर कार्टिलेज। नाउ जिस जगह पे साइनोवियल जॉइंट प्रेजेंट है वहां पर एक साइनोवियल मेम्ब्रेन मिलती है, दिस, ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है स्टूडेंट्स, ये एक फ्लूइड प्रोड्यूस करती है जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। वो फ्लूइड इस साइनोवियल कैविटी में भर जाता है, प्लस इसे प्रोटेक्शन देने के लिए हम जानते हैं कि बोन की आउटर मोस्ट लेयर होती है पेरिओस्टियम, वो पेरिओस्टियम भी इस तरह से इसे कवर कर लेती है, लाइक दिस। सो दिस इज पेरिओस्टियम, देन दिस ऑरेंज स्ट्रक्चर, दिस इज साइनोवियल मेम्ब्रेन, और ये साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है ये फ्लूइड प्रोड्यूस कर रही है विच इज साइनोवियल फ्लूइड, जो भरा हुआ है साइनोवियल कैविटी के अंदर। ये पूरा जो कैप्सूल है, दिस इज अ साइनोवियल जॉइंट,
नाउ व्हाट विल हैपन, मूवमेंट होना है, तो ये जो फ्लूइड है ये एक लुब्रिकेशन की तरह काम करेगा, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, ये स्मूथनेस, इजीनेस प्रोवाइड करेगा, क्योंकि इस फ्लूइड में बहुत सारे म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स हैं, तो स्लाइमी सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, सो ईजिली, बहुत ईजिली मूवमेंट होगा, बहुत स्मूथ मूवमेंट होगा, फ्री मूवमेंट होगा. सो बेसिकली इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, देयर इज एन आर्टिकुलर कार्टिलेज. कहाँ पे प्रेजेंट है ये कार्टिलेज, एट एंड्स ऑफ bones. All right, first structure. Then there is a synovial membrane. What does it do? It secretes synovial fluid. Synovial fluid. ये एक synovial cavity के अंदर भरा हुआ है, और ये जो synovial fluid है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये क्या कर रहा है, it lubricates, provides nutrition to this entire structure, provides nutrition and easy movement. आप ऐसा मानिए कि ये दो बोन्स है, हार्ड स्ट्रक्चर है, और ये उसके बीच में गद्दी, एक कुशन लगा दिया हमने, तो इसके कारण बहुत इजीली हम उन हार्ड स्ट्रक्चर्स को मूव कर सकते हैं. कुछ डिजीजेज में हम पढ़ेंगे ये फ्लूइड या तो बहुत बढ़ जाता है तो स्वेलिंग हो जाती है, आर्थराइटिस में होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, या ये फ्लूइड कम हो जाता है. आपने अगर नॉर्मली अपने घर में कोई जो आपके ओल्ड एज मे बी ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर का सुना होगा कि घुटने में से टक टक आवाज़ आने लग गई है, उसका मतलब ये होता है, या घुटने का पानी कम हो गया है, ये यही साइनोवियल फ्लूइड रिड्यूसेस इन क्वांटिटी. और जब ये रिड्यूस हो जाता है स्टूडेंट्स, तो जो मूवमेंट है वो उतना स्मूथ नहीं रह जाता है, उसमें फ्रिक्शन होता है, उसमें रेजिस्टेंस होता है. सो इट लुब्रिकेट्स, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन एंड ईजी मूवमेंट टू द जॉइंट. So basically the synovial membrane is there which is secreting the synovial fluid. This is a structure of a typical synovial joint. Now on the basis of कि ये जो दो bones हैं ये किस तरह से अटैच हो रही हैं, क्या एक बॉल और एक सॉकेट है, या एक टनल और इसके अंदर कुछ ऐसा मूवमेंट हो रहा है, किस तरह का मूवमेंट है, क्या वो तीनों डायरेक्शंस में मूव कर सकता है, तीनों एक्सिस में, या एक ही एक्सिस में मूव कर सकता है, उस बेसिस पे देयर आर वेरियस types of synovial joint which we will now read, and then we will make a trick, a story to remember all of them. Please note it down. So now students, let's try to understand the various types of synovial fluids, synovial joints. So now we will talk about the types of synovial joints. Now students, इसका जो क्लासिफिकेशन है ये अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग मिलेगा, बहुत सारा कन्फ्यूजन है इसको लेके. हम कोशिश करेंगे इसको बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में अंडरस्टैंड करने की. टोटल 7 टाइप्स, कई बुक्स में 6 टाइप्स होते हैं, कई बुक्स में 5 टाइप्स ही लिखे रहते हैं, बट देयर आर एक्चुअली 7 टाइप्स. यू विल अंडरस्टैंड हाउ. फर्स्ट, मोस्ट कॉमन, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. बॉल एंड सॉकेट टाइप बहुत सिंपल है, इसमें एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं. बॉल एंड सॉकेट का मतलब ये जो दोनों बोन्स हैं इनमें से एक बॉल की तरह होगी जैसे हेड ऑफ ह्यूमरस, हेड ऑफ फीमर, और एक सॉकेट होगा जैसे ग्लिनॉइड कैविटी, एसेटाबुलम. ये बॉल इस सॉकेट में फिक्स हो जाएगी. अब ये कैसे भी मूव कर सकते हैं, जैसे हमारा शोल्डर है, हम इसे इस तरह से पीछे, साइड, we can move it in all the directions. So this is multi-axial, यानी multiple axis में हम इसे move कर सकते हैं. Alright, let's see the examples. 2 typical examples हैं, shoulder joint and hip joint. Shoulder joint which is formed by humerus and scapula, and the hip joint which is formed by acetabulum of the pelvic girdle and the head of femur. So these two you can, आप योगा भी करते होंगे तो आप पैर जो हिप जॉइंट है उसे किसी भी डायरेक्शन में ऐसे ऐसे गोल सब तरफ घुमा सकते हैं. So these are the typical examples. Now एक और टाइप का जॉइंट है स्टूडेंट जिसे हम मल्टीपल एक्सिस में घुमा सकते हैं, बट इतना फ्रीली नहीं. ये वाला जॉइंट, ये थंब का, दिस
ये बॉल एंड सॉकेट की तरह ही है बट रिड्यूस्ड टाइप का है। ये समझिएगा, ये कार्पल है, ये पहली मेटाकार्पल है, 5 मेटाकार्पल्स हैं, दिस इज द फर्स्ट मेटाकार्पल। तो कार्पल और मेटाकार्पल ऑफ थंब के बीच में ये जॉइंट बन रहा है जिस पे ये अंगूठा थंब मूव कर रहे हैं। ये मूव तो कर रहा है ऑल डायरेक्शन में बट उतना फ्री मूवमेंट नहीं है जितना शोल्डर और हिप का है। इसे कहते हैं सैडल जॉइंट, सैडल जॉइंट या सैडल टाइप, एक ही बात है। नाउ दिस इज अगेन मल्टी एक्सियल and this is reduced or we can say not properly developed ball and socket. Typical example है students इसका कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ थंब। स्टूडेंट्स कई बुक्स में इसे मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट भी लिखा रहता है विच इज रॉन्ग। ये कार्पल और मेटाकार्पल यहां पर जॉइंट है, एक्चुअली मूवमेंट इस जगह हो रहा है, इस जगह नहीं हो रहा है। सो दिस इज कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ थंब, जो कि कार्पल एंड फर्स्ट मेटाकार्पल दैट मीन्स मेटाकार्पल ऑफ थंब के बीच में बन रहा है। सो दीज टू आर मल्टी एक्सियल। नाउ कुछ जॉइंट्स ऐसे हैं जो है तो साइनोवियल लेकिन एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, जैसे एल्बो। एल्बो को आप सिर्फ ऐसे मूव कर सकते हो, आप इसको पीछे नहीं ले जा सकते, इट विल क्रैक, यू विल हैव अ फ्रैक्चर। ऐसे भी नहीं, रिस्ट तो कर रहे हो पर एल्बो को ऐसे भी नहीं घुमा सकते, सिर्फ एक ही एक्सिस में। ऐसे हमारा नी जॉइंट, वी कैन मूव ओनली इन वन डायरेक्शन। ऐसे ही ये उंगलियों के ये 2 फैलिंग्स हैं, इनके बीच में इंटरफैलेंजियल जॉइंट, दिस कैन मूव ओनली इन वन डायरेक्शन, नॉट एनीवेयर एल्स। सो द थर्ड इज कॉल्ड हिंज जॉइंट। हिंज मतलब कब्जे की तरह, जैसे डोर होता है उस तरह से। सो हिंज जॉइंट और हिंज टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट। दिस इज यूनिएक्सियल, एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। टिपिकल एग्जाम्पल, हजारों बार क्वेश्चन आया हुआ है, एल्बो जॉइंट, देन नी जॉइंट। नी को हम सिर्फ पोस्टीरियरली मूव कर सकते हैं, एंड देन 2 फैलिंग्स के बीच में यानी इंटरफैलेंजियल जॉइंट। दीज आर द 3 मेन एग्जाम्पल्स। नाउ द नेक्स्ट इज कॉल्ड स्टूडेंट्स पिवट जॉइंट, पिवट टाइप ऑफ जॉइंट्स। पिवट का मतलब इसमें एक इस तरह का कैनाल होगा और एक पिवट, एक खूंटी होगी। आपको याद आ रहा है C1 और C2 के बीच में, जिसमें रोटेटरी मूवमेंट होगा, नो मूवमेंट, एक ही ऐसे ही मूव कर सकते हो आप। यस मूवमेंट तो दूसरे के कारण हो रहा है, सिर्फ इस तरह से मूव कर सकते हैं। ये भी यूनिएक्सियल है लेकिन इसमें बोन्स का शेप, आर्टिकुलेशन डिफरेंट है। सो दिस इज ऑल्सो यूनिएक्सियल एंड द टिपिकल एग्जाम्पल इज द we can say joint between C1 and C2, joint between C1 and C2, that means atlas and axis। तो इसे कहते हैं एटलांटो एक्सियल जॉइंट, एटलांटो एक्सियल जॉइंट। इसी तरह का एक और जॉइंट होता है स्टूडेंट्स, रेडियस और अल्ना के बीच में जो बनता है। सो वी कैन जस्ट राइट रेडियो अल्नर जॉइंट, प्रॉक्सिमल, क्योंकि रेडियस और अल्ना 2 जगह ज्वाइन कर रही हैं, एक इधर एल्बो के पास और एक रिस्ट के पास। सो जो प्रॉक्सिमल यानी क्लोज टू द बॉडी, जस्ट बिलो द एल्बो, जो जहां पर अपर पार्ट में जहां वो ज्वाइन कर रही हैं, वो भी इसी तरह का जॉइंट होता है। नाउ द नेक्स्ट टाइप, फिफ्थ टाइप इज कॉल्ड ग्लाइडिंग जॉइंट। Gliding. This is the simplest type of joint. This is also uniaxial and it is simplest type. सबसे सिंपल क्या होता है इसमें? अब इस जॉइंट को अपन देख नहीं सकते हैं, सिर्फ आपको इमेजिन करना पड़ेगा। ये जो 8 कार्पल्स हैं या जो टार्सल्स हैं, एंकल बोन्स हैं या रिस्ट बोन्स हैं, इनमें क्या रहता है, एक बोन में ऐसे हल्का सा गड्ढा है, एक बोन पे बिल्कुल फ्लैट है।
बस ऐसे ग्लाइड कर सकती है, सिंपली खिसक सकती है एक दूसरे के ऊपर, लाइक दिस, नॉट मच मूवमेंट. सो द एग्जाम्पल्स आर बिटवीन कार्पल्स, देन बिटवीन टार्सल्स, एंड देन अगर आपको याद हो हमने वर्टिब्री में पढ़े थे प्री ज़ाइगैपोफाइसिस एंड पोस्ट ज़ाइगैपोफाइसिस. एक वर्टिब्रा दूसरे वर्टिब्रा से कनेक्टेड थी, ऐसे फेसिट्स थे लाइक दिस, इस तरह से हल्का सा डिप्रेशन, इधर भी एक फेसिट है, ये बस इस तरह से हल्का सा खिसक सकती हैं, ग्लाइड कर सकती हैं एक दूसरे के ऊपर. सो वी कैन राइट ज़ाइगैपोफाइसिस, बिटवीन ज़ाइगैपोफाइसिस ऑफ वर्टिब्रा. सो ज़ाइगैपोफाइसिस के बीच में टार्सल्स का आपस में जो मूवमेंट है और कार्पल्स का आपस में जो मूवमेंट है, और ये तीनों कैसे हैं, सिंगल डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है. सो दे ऑल आर यूनिएक्सियल. यू नोट दिस डाउन, देन वील रीड 2 more टाइप्स. सो नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी 2 more टाइप्स. और इनमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बुक्स में, अलग अलग जगह पर अलग अलग लिखा हुआ है. हम उसको समझेंगे और उसका एग्जाम्पल्स लर्न करेंगे. नेक्स्ट इज कॉल्ड कॉन्डाइलर जॉइंट और कॉन्डाइलर टाइप. और हम लास्ट वाला भी एक साथ लिख लेते हैं. दिस इज एलिप्सॉइडल और एंगुलर टाइप और द एंगुलर टाइप ऑफ जॉइंट. नाउ कई बुक्स में इन तीनों को एक साथ लिखा रहता है, एलिप्सॉइडल और एंगुलर और कॉन्डाइलाइड. कई बुक्स में इनमें से एक को गायब कर दिया है, बट ऐसा नहीं है. ये दोनों ही बाय एक्सियल हैं. बाय एक्सियल मीन्स ये 2 एक्सिस में मूवमेंट करा सकते हैं. एक ट्रांसवर्स एक्सिस लाइक दिस एंड एक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एक्सिस. सो दे कैन शो मूवमेंट इन 2 ways. कॉन्डाइलॉइड का एग्जाम्पल जो है वो है स्कल यानी ऑक्सीपिटल और एटलस, जो पहली सर्वाइकल वर्टिब्रा जिससे यस मूवमेंट हो रहा है. सो दिस इज कॉल्ड एटलांटो ऑक्सीपिटल और ऑक्सीपिटो एटलांटक जॉइंट. सो द एग्जाम्पल इज एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट, and this is between C1 and the occipital condyles. एलिप्सॉइडल जो है स्टूडेंट्स ये प्रेजेंट होता है, कौन सा वाला समझिएगा, दिस जॉइंट. ये मेटाकार्पल है, कार्पल और मेटाकार्पल, यहाँ तो ये रिस्ट जॉइंट है, बट ये जो मेटाकार्पल है और जो फर्स्ट फैलिंग्स है ये वाला जो जॉइंट है ये ऐसे भी मूव हो रहा है, ऐसे भी मूव हो रहा है, ऐसे भी मूव हो रहा है. 2 ways में मूव हो रहा है. या तो आप ऐसे मूव कर लो या आप ऐसे मूव कर लो. सो 2 ways में. ये जो इसके ऊपर वाले हैं फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड के बीच, ये तो सिर्फ एक में ही मूव हो रहे हैं. दिस इज हिंज जॉइंट, बट दिस इज द एलिप्सॉइडल जॉइंट. सो द एग्जाम्पल इज वी कैन से मेटाकार्पो phalangeal joint. Phalangeal joint. That means between metacarpal and first phalanx. Phalanges plural होता है, singular phalanx होता है. इनके बीच का जो जॉइंट है, इनमें बहुत स्लाइट डिफरेंस होता है. दोनों ही बाय एक्सियल होते हैं, दोनों ही 2 एक्सिस में मूवमेंट शो करते हैं. हल्का सा डिफरेंस होता है कि यहाँ पर एक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट है और यहाँ प्रोजेक्शंस प्रेजेंट नहीं है. दैट इज द ओनली डिफरेंस. सो दे आर डेफिनेटली 2 different types. वी हैव टू क्लासीफाई एंड वी हैव टू लर्न द एग्जाम्पल्स. नाउ स्टूडेंट्स इनको याद रखने के लिए कि सारे साइनोवियल के 7 टाइप्स, देन फाइब्रस एंड देन कार्टिलेजिनस, इमूवेबल एंड इन स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स को याद रखने के लिए हम एक स्टोरी के फॉर्म में से याद रख सकते हैं. ये स्टोरी जो है ये है एक अनडिस्प्यूटेड अनबीटेबल क्रिकेट टीम की, आईपीएल की क्रिकेट टीम की. जब ये जो क्रिकेट टीम है ये अनडिस्प्यूटेड अनडिफीटेबल थी, एक भी मैच नहीं हारती थी. जब इसका एनालिसिस किया तो क्या देखा, लेट्स राइट जॉइंट टीम ऑफ आईपीएल. जॉइंट्स है सारे तो हमने इसका नाम रखा है जॉइंट टीम.
टोटल 11 प्लेयर्स होते हैं, बट इसके जो मेन प्लेयर्स थे, जो हमेशा गेम जिताते थे, मेन प्लेयर्स वो थे 9। जब एनालिसिस किया कि भाई ये कभी भी क्यों नहीं हारती है, तो देखा कि इसकी जो कॉम्पोजिशन है, इसकी जो फॉर्मेशन है टीम की, वो बड़ी इंटेलिजेंटली करी गई है। कैसे? इसमें 3 तो ऑलराउंडर्स हैं, 3 ऑलराउंडर प्लेयर्स हैं, देन 2 इसमें बैट्समैन हैं जो एक्सपर्ट्स हैं बैट्समैन। ये यूनी टैलेंटेड है, एक ही टैलेंट है इनमें बट जबरदस्त। ये मल्टी टैलेंटेड है, मल्टी टैलेंटेड। और 3 बैट्समैन और 2 इनमें ऐसे प्लेयर्स हैं जो बैट्समैन भी बहुत अच्छे हैं एंड बॉलर्स भी हैं। दे आर बोथ बैट्समैन एंड बॉलर्स, दैट मीन्स दे आर, वी कैन से दे हैव 2 टैलेंट्स, बाय टैलेंटेड है ये। 3 ऑलराउंडर्स, 3 बैट्समैन एंड 2 बैट्समैन एंड बॉलर्स बोथ। इसके अलावा इनके पास 2 बहुत सॉलिड प्लेयर्स हैं जिनको ये हमेशा लास्ट में रखते हैं, और जब गेम इनके हाथ से निकलने लगता है तो वो आके गेम का पूरा सीन ही चेंज कर देते हैं। सो दे हैव 1 and 1, दैट मीन्स दे हैव 2 वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स। इस तरह से 9 मेन प्लेयर्स हैं इनके पास, प्लस इनके पास 2 फील्डर्स भी हैं, टोटल 11 प्लेयर्स की टीम है। ये इसका फॉर्मेशन था। आइए इसको हम समझें किस तरह से इसका टीम का फॉर्मेशन था। नाउ लेट मी ड्रॉ हियर। सबसे पहले 3 थे मल्टी टैलेंटेड, दैट मीन्स 3 मल्टी एक्सियल जॉइंट्स, यानी कि जो, सॉरी आई एम सो सॉरी, दिस इज 2 ऑलराउंडर्स। सो दे हैव 2 मल्टी एक्सियल जॉइंट्स जो मल्टीपल एक्सेस में मूव कर सकते हैं, एंड दैट इज, इन दोनों प्लेयर्स का नाम है स्टूडेंट्स, एक प्लेयर है बॉल एंड सॉकेट, एक प्लेयर है सैडल। ये दोनों हर फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग सब में टैलेंटेड है। देन 3 बैट्समैन है, बैट्समैन सिंगल एक ही टैलेंट है इनमें। सो 3 वी हैव यूनी एक्सियल जॉइंट्स। कौन कौन से प्लेयर्स हैं ये? इन तीनों के नाम है स्टूडेंट्स, हिंज, पिवट एंड ग्लाइडिंग। ये तीनों के तीनों बैट्समैन हैं, यूनी टैलेंटेड बैट्समैन। देन दे हैव 2 बाय टैलेंटेड, दैट मीन्स 2 बाय एक्सियल जॉइंट्स। कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों में जबरदस्त हैं? दे आर एलिप्सॉइडल, इनके नाम है, और एक का नाम है इनके कॉन्डाइलर। सो 2 आर ऑलराउंडर्स, बॉल एंड सॉकेट एंड सैडल। 3 बैट्समैन है, हिंज, पिवट एंड ग्लाइडिंग, एंड 2 बाय टैलेंटेड है, एलिप्सॉइडल एंड कॉन्डाइलर। ये 7 प्लेयर्स जो हैं ये तो आराम से गेम संभालते हैं। दीज आर ऑल साइनोवियल जॉइंट्स। अब जब भी इन्हें सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, गेम हाथ से निकलने लगता है, तो 2 बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, दैट इज, one is the fibrous joint which is immovable। इसे तो कोई हरा ही नहीं सकता है, ये तो धोनी की तरह आके, युवराज की तरह आके 6 बॉल पे 6 छक्के मारता है। एंड द नेक्स्ट इज द कार्टिलेजिनस जॉइंट, ये इनका नेक्स्ट प्लेयर है, कार्टिलेजिनस। ये स्लाइटली मूवेबल है, वैसे तो इमूवेबल ही है बट स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। सो ये 9 प्लेयर्स इस टीम को अनडिस्प्यूटेड, अनडिफीटेबल टीम ऑफ आईपीएल बनाते हैं। देयर आर 2 मल्टी एक्सियल synovial joints, 3 uniaxial synovial joints, 2 biaxial synovial joints, 1 type of fibrous joints and 1 type of cartilaginous joints. So this is the entire team of joints in our body. You note this down and then we'll talk about the disorders related to the skeletal system. So students, this is our joint team of IPL, and now let's talk about the disorders related to the skeletal system. Disorders related to skeletal system, that means we are talking the disorders which are related to bones and joints. Skeletal system.
नाउ पहले हम बोन्स के देख लेते हैं. फर्स्ट इज द पेगर्ड्स डिजीज. इसे हम ऑलरेडी लिख चुके हैं जब हमने बोन पढ़ा था. पेगर्ड्स डिजीज में स्टूडेंट्स जो ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं यानी बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स, उनकी एबनॉर्मल एक्टिविटी हो जाती है, जिसके कारण से एबनॉर्मल बोन ग्रोथ होने लगती है, क्योंकि वो जो बोन एक्स्ट्रा ग्रोथ को जो वो डिस्ट्रॉय करते हैं वो नहीं हो पाता है. सो दिस इज बेसिकली एबनॉर्मल बोन ग्रोथ. मेन क्वेश्चन जो आता है, दिस इज ड्यू टू एबनॉर्मल एक्टिविटी ऑफ osteoclast. This is the important question. Osteoclast, which are the bone destroying cells. This is main question. Now let's see one more disorder, and that is called osteomalacia. ये भी हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स जब हमने विटामिन्स पढ़ा था. विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है. विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो विटामिन डी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है फ्रॉम द इंटेस्टाइन. कैल्शियम कम एब्जॉर्ब होगा. कैल्शियम कम एब्जॉर्ब होगा ब्लड में तो कम कैल्शियम बोन्स तक पहुंचेगा. बोन्स में बराबर कैल्शियम डिपॉजिट नहीं होगा तो जो बोन की हार्डनेस है वो कम हो जाएगी. बोन्स विल बिकम सॉफ्ट एंड दिस इज इन अडल्ट्स. अडल्ट्स देयर विल बी सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स. सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स ड्यू टू वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन डी डेफिशिएंसी. बच्चों में, चिल्ड्रन में इसे ही रिकेट्स कहते हैं. सो रिकेट्स इन चिल्ड्रन और चाइल्डहुड. स्टूडेंट्स अडल्टहुड में हमने डिस्कस किया था, अडल्टहुड में तो बोन बन चुकी हैं तो सिर्फ सॉफ्ट होंगी अगर अडल्ट में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है. बट अगर ये डेफिशिएंसी बचपन में ही हो गई, जिस समय बोन्स ग्रो कर रही हैं, तो बोन्स स्ट्रांगली ग्रो ही नहीं कर पाएंगी ठीक से. सो बोन्स विल बिकम कर्व्ड एंड दे विल बी वेरी सॉफ्ट. ऐसे बेंड हो जाएंगी धनुष जैसे, बो शेप्ड लेग्स. दे ऑल आर द सिम्टम्स ऑफ रिकेट्स. सो देयर विल बी कर्विंग ऑफ बोन्स. कर्विंग एंड सॉफ्टनिंग ऑफ बोन सेम ड्यू टू विटामिन डी डेफिशिएंसी. ये हमें इंपॉर्टेंट ये याद होना चाहिए कि चाइल्डहुड में इसे रिकेट्स कहते हैं और अडल्ट्स में इसे ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं. दिस शुड बी क्लियर. नाउ द थर्ड डिजीज. थर्ड इज कॉल्ड ऑस्टियोपोरोसिस. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. नाम से समझ में आ रहा है पोर्स, यानी इसमें बोन खोखली हो जाएगी. बोन्स में पोर्स हो जाएंगे, छेद हो जाएंगे, खोखली हो जाएगी. क्यों खोखली हो जाएगी? क्योंकि एज के साथ, दिस इज एज रिलेटेड, एज के साथ में डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन होगा. बोन के मिनरल कंटेंट कम हो जाएगा, कैल्शियम कंटेंट कम हो जाएगा, जिसके कारण से बोन्स खोखली हो जाएंगी. देयर विल बी पोर्स इन द बोन एंड द बोन्स विल बिकम सॉफ्ट. और ऐसी बोन इजीली फ्रैक्चर इसमें हो सकता है. सो दिस इज जनरली एज रिलेटेड. But it can also happen if there will be increased parathyroid hormone. हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स एंडोक्राइन में. ये हार्मोन जो है ये तब ज़्यादा रिलीज होता है जब ब्लड में कैल्शियम कम होता है. ब्लड में कैल्शियम कम होता है तो ये हार्मोन बढ़ता है और बढ़कर जो बोन्स हैं वहाँ से कैल्शियम खींच खींच के ब्लड में लाता है. सो अगर उसकी एबनॉर्मल एक्टिविटी हो गई तो बोन्स विल बिकम ऑस्टियोपोरोटिक. इसीलिए कहते हैं कि वी शुड हैव इनफ कैल्शियम इन द डाइट, ताकि ब्लड में कैल्शियम कम ना हो. नहीं तो फिर ये पैराथायरॉयड हार्मोन एक्टिवेट होके बोन्स से खींच के लाएगा ब्लड में. एंड देयर इज वन मोर, दैट इज ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी. ये फीमेल हार्मोन है स्टूडेंट्स, जो जनरली मीनोपॉज, जब मेंसेस स्टॉप हो जाते हैं 48-50 ईयर्स की लेडी में ईस्ट्रोजन डेफिशिएंट हो जाता है. ईस्ट्रोजन के कारण भी बोन्स का डीकैल्सिफिकेशन, डीमिनरलाइजेशन होता है. इसीलिए स्टूडेंट्स मीनोपॉजल विमेन में फ्रैक्चर्स बहुत कॉमन है. आपने अगर सुना भी हो, घरों में भी हमारे मदर्स या ग्रैंड मदर्स के साथ सुना हो, थोड़ा सा भी पैर मुड़ा और पता पड़ा हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया, थोड़ा सा भी यहाँ पर इस तरह से टल्ला लगा एंड फ्रैक्चर हो गया. सो फ्रैक्चर्स बिकम वेरी कॉमन. सो दीज आर द कॉजेज. The age related, then increased parathyroid, and then estrogen deficiency. So we can say that it is increased risk to menopausal women. ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स. मीनोपॉजल विमेन में कौन सी डिजीज के ज़्यादा चांस है? ऑस्टियोपोरोसिस. नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन दिस? देयर इज डीकैल्सिफिकेशन और डीमिनरलाइजेशन of bones
and this leads to soft and porous bones, and they are more prone to fractures. More prone to fractures. इसमें अगर हम बोन का वेट देखें तो वो भी कम हो जाता है. दैट मीन्स देयर विल बी डिक्रीज्ड बोन डेंसिटी, क्योंकि कैल्शियम पार्ट जो मिनरल पार्ट है वो कम हो गया. सो देयर विल बी डिक्रीज बोन डेंसिटी, bones will become soft and porous, and they will be more prone to fractures. You note them down, then we'll read few more disorders. So now students, these are some of the diseases which are related to bones, जिसमें bones की weakening हो रही है, bones की softening हो रही है. Now let's see the disease which will affect the joints. So now let's talk about arthritis. Normally जिसे गठिया कहते हैं. Now आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, और यहाँ पे आर्थ्रोज का मतलब होता है जॉइंट्स, यानी यहाँ पर बेसिकली जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन हो रहा है. सो दिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स. अब जॉइंट्स का जब इन्फ्लेमेशन होगा स्टूडेंट्स, जब भी किसी भी पार्ट का इन्फ्लेमेशन होता है तो वहाँ की ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, वहाँ स्वेलिंग हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगा और पेन होगा एक्सट्रीम. So what will happen here? There will be swelling at the joints. There will be redness क्योंकि blood supply बढ़ जाती है. Then there will be pain. It can be severe pain. Then it will become a little warm, heat at joints. This all is going to happen. जिसके कारण से थोड़ा सा भी joint हिलाने पे extreme severe pain होता है. So there is main thing is redness and pain. Now students, ये जो arthritis है, it can be of 3 types. First is called osteoarthritis. बहुत क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे से समझिएगा. Osteoarthritis, very important. इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, ये एज रिलेटेड है. इसमें जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे जो आर्टिकुलर कार्टिलेज थी बोन्स के एंड पे, उनका डीजनरेशन होता है. और आर्टिकुलर कार्टिलेज प्लस जो इसके बीच में साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ है, तो धीरे धीरे साइनोवियल फ्लूइड भी कम होने लग जाता है, जिस कारण से वो कुशन रिड्यूस हो गया है. तो जो मूवमेंट होगा वो रेस्ट्रिक्टेड होता है, पेनफुल होता है. सो बेसिकली जो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पे, दैट इज इट इज अ डीजेनरेटिव डिसऑर्डर. दैट मीन्स इट इज एज रिलेटेड. एज रिलेटेड जनरली ये ओल्ड पीपल में मिलेगा, एज रिलेटेड. नेक्स्ट, यहां पर डीजेनरेशन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज इज द कॉज. आर्टिकुलर कार्टिलेज, दिस इज द कॉज. प्लस इसमें क्या होगा, जो साइनोवियल फ्लूइड है वो कम हो जाएगा. साइनोवियल फ्लूइड विल डिक्रीज, and because of this there will be restricted movement and there will be pain when there will be a movement. It generally affects older people, like you know maybe more than 40 to 45 years of age generally. और ये generally larger joints को affect करती है. It affects spine, knee joint, so it affects the larger joints, hip joint, all these. तो जो घुटनों में दर्द होता है नॉर्मली, बैक में दर्द होता है एज के साथ, इट इज बिकॉज ऑफ दिस. सो स्पाइन, नी जॉइंट, दैट इज द लार्जर जॉइंट्स वी कैन से. एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन जॉइंट डिजीज, जो कॉमन क्वेश्चन आता है. दिस इज द मोस्ट कॉमन जॉइंट डिजीज एंड इट इज एज रिलेटेड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है. नाउ द सेकेंड टाइप. सेकेंड टाइप को कहते हैं स्टूडेंट्स रूमेटॉइड आर्थराइटिस. शॉर्ट में से RAB कहते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस. नाउ ये जनरली स्मॉलर जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन है, नंबर 1. इससे अगर हम डिफरेंस करें,
नंबर 2, ये जनरली 25 to 50 ईयर्स की एज तक होता है, यानी यंगर पीपल को अफेक्ट करता है। ये एज रिलेटेड नहीं है, इतना तो हमें समझ में आ रहा है, ये यंगर पीपल को अफेक्ट कर रहा है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, जो साइनोवियल मेम्ब्रेन थी, साइनोवियल जॉइंट की, उसका इन्फ्लेमेशन होता है। यहाँ आर्टिकुलर कार्टिलेज का हो रहा था, इसका यहाँ साइनोवियल मेम्ब्रेन का होगा, तो साइनोवियल मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा साइनोवियल फ्लूइड सिक्रीट करती है ताकि उस जगह पे स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग आती है, फिर क्या होता है कि यहाँ पर ये जो साइनोवियल फ्लूइड है, इट कॉजेज अ प्रॉब्लम विद द मूवमेंट। प्लस थोड़े टाइम के बाद में इस मेम्ब्रेन में से कुछ एबनॉर्मल ग्रैन्यूल्स बनने लगते हैं, जिन्हें पैनस बोलते हैं। ये ग्रैन्यूल्स आकर वो जो आर्टिकुलर कार्टिलेज उसे छीलते हैं, उसे इरोड करते हैं, और जब वहाँ पर इरोजन होगा तो वहाँ पर फाइब्रस टिश्यू फॉर्म होने लगता है। ये फाइब्रस टिश्यू धीरे धीरे बोनी स्ट्रक्चर बन जाता है। अब आप इमेजिन करिए कि बीच का जो कार्टिलेज पार्ट था वो रिड्यूस हो गया, वहाँ पर भी बोनी स्ट्रक्चर बन गया, हार्ड फाइब्रस पार्ट बन गया है। तो अब क्या होगा, जब मूवमेंट होगा तो वो आपस में टकराएंगे, सो देयर विल बी लॉट ऑफ पेन प्लस देयर विल बी स्वेलिंग। एंड दिस, व्हाई इज दिस ऑल हैपनिंग? ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी हमारी बॉडी खुद ही इम्यून सिस्टम जो है हमारा, वो खुद ही अपने सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने लगी है। उस एंटीबॉडी को रूमेटॉइड फैक्टर कहते हैं, जो IgM टाइप की एंटीबॉडी है। ये एंटीबॉडी साइनोवियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट बनने लगती है। क्यों बनने लगती है? द कॉज इज स्टिल अननोन। ऑटो इम्यून का कॉज अभी तक नहीं फाइंड आउट कर पाई है साइंस। सो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून, फर्स्ट पॉइंट, देयर विल बी एंटीबॉडी फॉर्मेशन अगेंस्ट द बॉडी। ये है डीजेनरेटिव, एज रिलेटेड। ये है ऑटो इम्यून। क्या होगा? एंटीबॉडी फॉर्म होगी, वो होती है IgM टाइप की। ये क्वेश्चन नेक्स्ट आता है। सो IgM एंटीबॉडीज फॉर्म्ड अगेंस्ट साइनोवियल मेम्ब्रेन। यहाँ पे आर्टिकुलर कार्टिलेज डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रही है, यहाँ पे साइनोवियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट बन रही है। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर फ्लूइड कम हो रहा है, यहाँ पर फ्लूइड बढ़ जाएगा। इट विल सिक्रीट मोर ऑफ साइनोवियल फ्लूइड, सो हेंस देयर विल बी स्वेलिंग एंड रेडनेस। then the membrane produce pannus। पैनस क्या है स्टूडेंट्स? एबनॉर्मल ग्रैन्यूल्स हैं पैनस। दिस डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। पैनस किस डिजीज से रिलेटेड है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस से। पैनस क्या करेगा? कार्टिलेज का इरोजन करेगा। इट विल कॉज कार्टिलेज इरोजन, और जब कार्टिलेज का इरोजन होगा तो वहाँ पे फाइब्रस टिश्यू कलेक्ट होने लग जाएगा, और ये जो फाइब्रस टिश्यू है ये फिर बोन फॉर्म करेगा। इट स्टार्ट्स फॉर्मिंग बोनी लाइक स्ट्रक्चर, हार्ड स्ट्रक्चर, जिसके कारण से मूवमेंट विल बी रेस्ट्रिक्टेड। सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, दिस विल अफेक्ट, दिस जनरली अफेक्ट्स स्मॉलर जॉइंट्स, एंड एज ग्रुप जो है इसका वो है 25 to 50 years of age, they are affected। ये मोर देन 50 ईयर्स, ये 25 to 50 ईयर्स। यहाँ पे स्मॉलर जॉइंट्स, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स की ये, वो सुबह उठेंगे तो उनकी उंगलियां ऐसी अकड़ी हुई होंगी। ये छोटे जॉइंट्स पहले अफेक्ट होते हैं, बाद में फिर लार्जर जॉइंट्स अफेक्ट होते हैं। जबकि ऑस्टियो आर्थराइटिस जो एज रिलेटेड है, वो जनरली हमारे कमर में दर्द होना, घुटने में दर्द होना, ये सब प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। क्वेश्चंस हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं जिन पर क्वेश्चंस आते हैं। सो वेरी वेरी सीवियर काइंड ऑफ डिजीज, ऑटो इम्यून है, वेरी अनफॉर्चुनेट, द कॉज इज स्टिल अननोन। नाउ देर इज वन मोर टाइप एंड दैट इज कॉल्ड गाउट और गाउटी अर्थराइटिस। ये हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो। इसमें यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जो हैं वो जॉइंट्स में डिपॉजिट होने लग जाते हैं। कोई भी कारण हो सकता है, या तो यूरिक एसिड का सिक्रीशन बॉडी में ज़्यादा हो रहा है, या यूरिक एसिड सिक्रीट तो नॉर्मल हो रहे हैं बट एक्सक्रीट नहीं हो पा रहे हैं। यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म में कहीं भी प्रॉब्लम होने के कारण वो यूरिक एसिड जॉइंट्स में डिपॉजिट हो रहा है, जिसके कारण से वहाँ स्वेलिंग, पेनफुल, रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हो रहा है। ये जो यूरिक एसिड है ये मोनोसोडियम यूरेट के फॉर्म में
वहां पर इकट्ठा होता है, ये क्वेश्चन आता है. सो दिस इज बेसिकली ड्यू टू ये से यूरिक एसिड, ये क्वेश्चन आता है. दिस इज बेसिकली ड्यू टू यूरिक एसिड accumulation at joints, any defect in the metabolism. ये सब इसके पॉइंट्स थे. Then deposit as monosodium salts. सोडियम यूरेट के फॉर्म में ये accumulate होता है. दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम के साथ अटैच होके. And again this will cause same pain and all these things. So students, these are the important disorders. These are related to joints, and the few ones, osteomalacia, rickets, osteoporosis, Paget's disease, they are related to bones. So in all they are related to the skeletal system. So in this class we have seen the pelvic girdle, the hind limbs formation, the various types of joints, that is the fibrous joint, cartilaginous joint, synovial joints, then the types of synovial joints, and finally the disorders. You note this down, and then I'll just give you a few important points जिन पर commonly questions आते हैं. Please note it down. So students, with this we have completed the chapter of locomotion and movement. यहाँ पर हम एक नोट की तरह 4 पॉइंट्स और लिख रहे हैं जिन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ये वैसे तो मसल से रिलेटेड पार्ट है. So one is the largest muscle of the body, then longest muscle of the body, then strongest muscle of the body, and then fastest muscle of the body. These are the 4 questions which are directly asked. All right. लार्जेस्ट मसल स्टूडेंट्स जो हमारे हिप एरिया में, बैक एरिया में, बटक्स मसल जो है, विच इज कॉल्ड द ग्लूटियस मैक्सिमस. इसका नाम ही है मैक्सिमस, मैक्सिमम. ये बटक्स की जो हमारी मसल्स होती है, दिस इज द लार्जेस्ट मसल. लॉन्गेस्ट मसल जो है स्टूडेंट्स, लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है? थाई बोन. इसीलिए हम इसे लास्ट में पढ़ रहे हैं ताकि हम समझ सकें. लॉन्गेस्ट बोन है थाई बोन, तो उस पर जो मसल रहती है विच इज कॉल्ड सार्टोरियस मसल. इसे टेलर्स मसल भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि जो टेलरिंग पीपल होते हैं, टेलर्स होते हैं, जो पैर वाली मशीन चलाते हैं, हाथ वाली नहीं, उनमें ये मसल जो है वो इस तरह से पैर से मशीन चलाते हैं. सो उनकी ये वाली मसल काफ़ी डेवलप हो जाती है. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टेलर्स मसल. ये क्वेश्चन पूछते हैं. देन स्ट्रॉन्गेस्ट मसल जो है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन जो है वो तो फीमर है, थाई बोन. लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट मसल जो है वो हमारी जॉ मसल्स होती हैं, विच आर कॉल्ड मैसेटर. मैसेटर, दे आर द जॉ मसल्स, बेसिकली लोअर जॉ, दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट. एंड फास्टेस्ट मसल जो है, जो हम अपनी पलकें झपकते हैं, दैट इज आई लिड मसल्स. दे आर द फास्टेस्ट मसल. सो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट नोट्स जिन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. With this, we have completed the chapter of movement and locomotion. From the next class, after the discussion, we'll deal with the nervous system. Till then, a very happy learning and have a good day. Thank you.